तो ये कहानी है एक ऐसे कमजोर लड़के की जो कि एक दिन एक गेम में फंस जाता है, जहाँ पर वो लड़का अपने साथियों के साथ में गेम को पार करने की कोशिश करता है। पर एक दिन वहाँ पर एक रहस्यमय दरवाजा खुलता है, जिससे कि वो लड़का अपने सभी साथियों से बिछड़ जाता है और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। और उस दुनिया में वो लड़का वहाँ के किंग से भी ज्यादा ताकतवर होता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक न्यू गेट के बारे में बताया जाता है, जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट जनरेशन वीआर गेम है, जिससे कि आप गेम की दुनिया के अंदर कहीं पर भी घूम सकते हो और बहुत सारे एडवेंचर कर सकते हो। और इसी के साथ आपको इस गेम में अपना कैरेक्टर चुनकर अपने साथियों के साथ में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हराना पड़ेगा। और इस दुनिया में तुम लोग कुछ भी करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। मतलब कि यार तुम लोग जो जो सपना रियल लाइफ में देखते हो वो सारे सपने आप इस गेम में खुलकर जी सकते हो। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर शैन को दिखाया जाता है, जो कि बता रहा होता है कि अचानक से एक दिन इस गेम में कुछ गड़बड़ी हो गई, जिससे कि ये एक नॉर्मल गेम एक डेथ गेम में बदल गया, क्योंकि गेम में जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो सभी प्लेयर्स को जान से मार रहे थे। और शन बता रहा होता है कि कोई भी इस गेम से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, और जो जो प्लेयर्स इस गेम में मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जा रहे हैं वो सभी असली जिंदगी में भी मारे जा रहे हैं। और वहीं पर हमें शन को दिखाया जाता है, जो कि एक मॉन्स्टर से एक लड़की को जाकर बचा रहा होता है, जहाँ पर शन कह रहा होता है कि आखिरकार मैं इस गेम को खत्म करने के लिए आखिर तक लड़ता रहूंगा। फिर अगले सीन में शन अपने साथियों को गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है और इस गेम के मेन बॉस से लड़ने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पर उस गेम का बॉस बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। पर शेन भी यहाँ पर बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर से बिना डरे लड़ रहा होता है और उस मॉन्स्टर के पंखों को काट देता है। और शेन यहाँ पर बता रहा होता है कि अगर मैं इस मॉन्स्टर को हरा दूंगा तो यहाँ के सभी प्लेयर्स बहुत ही आसानी से इस गेम से बाहर निकल पाएंगे। पर तभी वो देखता है कि उस मॉन्स्टर की जो हेल्थ होती है वो वापस से रिकवर हो रही होती है, और साथ ही में उस मॉन्स्टर को जितनी भी चोटें लगी होती है वो वापस से ठीक हो जाती है। अब ये देखने के बाद तो शन उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, पर वो अटैक भी इतना काम नहीं करता है उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से मारने के लिए। तो अब की बार शेन उस मॉन्स्टर के ऊपर मून लाइट ब्लेड डांस अटैक से हमला करता है, जिससे कि शेन यहाँ पर उस मॉन्स्टर को खत्म करने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि वहाँ पर सभी प्लेयर्स शेन की तारीफ करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट भी होती है कि गेम अब खत्म हो चुका है, तो अब सभी लोग गेम से बाहर जा सकते हैं। और ये देखने के बाद शेन कहता है कि आखिरकार ये गेम खत्म हुआ, जिसके बाद वो इस चीज को चेक करने के लिए जाता है, तो वो देखता है कि सभी प्लेयर्स गेम से बाहर जा पा रहे हैं। और ऐसा ही करते करते करीब 10,000 प्लेयर्स गेम से बाहर चले जाते हैं, और अब लास्ट में सिर्फ शेन ही बचा होता है गेम के अंदर, जहाँ पर अब शेन भी इस गेम से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने एक नया गेट खुलता है, जिसके अंदर से बहुत तेज रोशनी निकल रही होती है, जिसको देखते ही शेन वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि वो तो उस गेम से बाहर आ चुका है, पर उसको इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि क्या ये गेम की ही दुनिया है। लेकिन तभी अचानक से उसके हाथ पर एक फूल की पत्ती आकर गिरती है, और उसको देखने के बाद उसको पता चलता है कि ये पत्ती तो बिल्कुल रियल है, इसका मतलब कि वो अब गेम की दुनिया से बाहर आ चुका है। और तभी शन यहाँ पर देखता है कि वो अब यहाँ पर अपनी विंडोज को भी ओपन कर पा रहा है, और साथ ही में वो देखता है कि उसके जो स्टैट्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ गए होते हैं, जिससे कि वो यहाँ पर सोचने लगता है कि शायद उस बॉस को हराने की वजह से उसके जो यहाँ पर स्टैट्स है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और फिर वो सोच रहा होता है कि अगर उसने गेम को पूरी तरह से खत्म कर लिया है तो मैं यहाँ से लॉग आउट तो कर पाऊंगा ना। जिसके बाद अब वो वहाँ पर लॉग आउट का बटन दबाने की कोशिश करता है, पर उसको तो वहाँ पर लॉग आउट का बटन दिखता ही नहीं है। वो अब उस गेम के अंदर दूसरे लोगों को भी ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसको तो वहाँ पर नेटवर्क मिलता ही नहीं है, जिसको देखने के बाद शन को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि ये कोई गेम नहीं है बल्कि ये एक सच्चाई है। फिर वो वहाँ पर परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि पहले ये गेम सभी को मार रहा था, एक तरह से ये गेम एक डेथ गेम बन गया था, और अब ये गेम एक किसी का ट्रिप बन चुका है। पर तभी वो वहाँ पर अपने आप को शांत करता है और कहता है कि इस तरह से दुखी होने से कोई भी फायदा नहीं है, मुझे यहाँ से आगे ही बढ़ना चाहिए। शायद मेरे होम बेस में कुछ आइटम्स भी रखे हुए हैं, मैं उन्हें यूज करने का ट्राई करता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर एक बर्ड जैसे आइटम को आसमान में उड़ा देता है, जो कि शन को वहाँ पर उसके होम बेस में पहुँचने तक मदद करेगी, और उसके होम बेस तक पहुँचने तक वो बर्ड शन को रास्ता दिखाएगी। और जैसे ही शन वहाँ से आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो एक दीवार खड़ी हो चुकी है, साथ ही में यहाँ पर एक टाउन और एक कैसल भी बन चुका है, जिसको देखने के बाद वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पर कैसे बना। जिसके बाद वो वापस से वहाँ से अपने घर पर पहुँच जाता है, पर तभी वो रास्ते पर देखता है कि वहाँ पर 3 लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, और वो लड़की उन तीनों लड़कों से कह रही होती है कि मेरे मास्टर कुछ समय के लिए यहाँ से बाहर गए हुए हैं। जिस पर वो तीनों लड़के उससे कह रहे होते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने अपने मास्टर को यहीं पर कहीं छुपा कर रखा हुआ है। जिसके बाद वो तीनों लड़के जबरदस्ती उस लड़की को वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो लड़की उन तीनों लड़कों को वहाँ पर रोकती है और उन सभी को बताती है कि
अगर वो इस बैरियर से बाहर जाएगी तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर जैसे ही वो सभी उस बैरियर से बाहर आ जाते हैं तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको देखने के बाद तो वो तीनों लड़के वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। वहीं पर वो लड़की भी उस मॉन्स्टर से डरकर वहीं पर नीचे गिर जाती है और अब वो मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर शेन बीच में आकर उस लड़की को उस मॉन्स्टर से बचा लेता है और कह रहा होता है कि अब मैं अपनी मैजिक स्किल्स की पावर्स को एडजस्ट कर पा रहा हूँ और फिजिकल अटैक से मुझे थोड़ा सा स्ट्रेन महसूस हो रहा है और मुझे यहाँ पर सब कुछ असली भी लग रहा है। जिसके बाद वो उस लड़की को बताता है कि अब मैं वापस घर आ गया। जिसके बाद अब वो दोनों उस घर में जाते हैं जहाँ पर वो लड़की शेन का शुक्रिया अदा करती है उसको बचाने के लिए और उसको बताती है कि मेरा नाम टियारा है, जहाँ पर शेन भी उसको अपना नाम बताता है और टियारा उससे कहती है कि क्या तुम मेरे मास्टर को जानते हो, क्योंकि अभी तुमने कहा था कि तुम घर वापस आ गए। जिस पर शेन उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी मास्टर कौन है, तो वो लड़की बताती है कि तुम्हें नहीं पता क्या, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि इस दुकान की जो ओनर है वो श्री नाइजर है। अब ये सुनने के बाद तो शेन वहाँ पर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या श्री नाइजर, क्या वो लड़की एक खूबसूरत हाई एल्फ है जिसके बाल भी कुछ सिल्वर टाइप के हैं। जिसके बाद अब शेन यहाँ पर अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर किसी और का श्री नाम नहीं है तो श्री मेरे गैंग की एक सपोर्टिंग कैरेक्टर थी और तब भी ये दुकान यहीं पर ही एग्जिस्ट करती थी। जहाँ पर अब शेन का बिहेवियर देखकर टियारा उसको बहुत ही अजीब नजरों से देख रही होती है। तो शेन उसको बताता है कि श्री और मैं बहुत ही पुराने दोस्त हैं, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो अभी कहाँ पर है। तो वो उससे कहती है कि तुम मेरे लिए एक अनजान आदमी हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, और वैसे भी वो जो तीनों लड़के थे वो भी मेरे मास्टर को ढूंढ रहे थे और अगर मेरे मास्टर को तुम्हें कोई मैसेज देना है तो मैं उन्हें दे सकती हूँ। मेरा काम इस दुकान पर रहकर मेरे मास्टर के लिए मैसेज लेना है, पर एक मैसेज के तुम्हें मुझे 1000 जेवल देने होंगे। जिस पर शेन कहता है कि क्या 1000, पर मेरे पास तो केवल एक जेवल है। और ये देखने के बाद टियारा वहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या तुमने अभी अभी इसको अपने आइटम बॉक्स से निकाला है। जिस पर शेन उसको बताता है कि हाँ, लेकिन इससे क्या हुआ। तो टियारा उसको बताती है कि जो कि यहाँ पर केवल राजा और जो एल्डर्स होते हैं वो भी बहुत ही कम मात्रा में सिर्फ वही लोग आइटम बॉक्स को यूज कर सकते हैं, और ये जो गोल्ड चेन कॉइन है वो एक आइटम है जो कि मैजिक को एम्पलीफाई करने में काम आता है और सिर्फ इस एक की वैल्यू हुई 10 बिलियन जेवल है। पर ये सुनने के बाद तो शेन यहाँ पर हैरान होता है क्योंकि गेम के अंदर जेवल सबसे छोटी करेंसी थी। और अब टियारा यहाँ पर उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तो शेन उसको बताता है कि मैं बस यहाँ पर एक नॉर्मल एडवेंचरर हूँ, पर मेरी स्पीसीज एक हाई ह्यूमन है। पर ये सुनने के बाद तो टियारा यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और उसको बताती है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि हाई ह्यूमंस तो विलुप्त हो गए थे। जिस पर शेन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर से सारे ह्यूमंस ही विलुप्त हो चुके हैं। तो टियारा उसको बताती है कि नहीं, केवल हाई रैंक के ह्यूमंस और हाई ह्यूमंस ही यहाँ से विलुप्त हो गए हैं और थोड़ी समय पहले जो वो 3 लोग थे वो भी कुछ इंसान ही थे। इस दुनिया के अंदर 6 हाई ह्यूमंस हुआ करते थे, पर वो सभी 500 साल पहले डस्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी के दौरान विलुप्त हो गए। तो शेन उससे पूछता है कि आखिर वो क्या होता है। तो टियारा उसको बताती है कि क्या तुम्हें पता नहीं, वो तो एक मेजर हिस्टोरिकल इवेंट था जहाँ पर केवल हाई ह्यूमंस ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग गायब हो गए थे। अब ये सुनने के बाद शेन सोच रहा होता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग गायब हो गए थे, कहीं ये तब की बात तो नहीं है कि 10,000 प्लेयर्स गेम में फंस गए थे। पर अगर वो सभी लॉग आउट करके गेम से बाहर जा चुके हैं तो जरूर वही चीज इस दुनिया के अंदर मेजर हिस्टोरिकल इवेंट बन गई होगी। काफी सारे लोग एक ही बारी में यहाँ से गायब हो गए और अब शेन यहाँ पर समझ चुका होता है कि वो उस इवेंट के बाद से 500 साल बाद यहाँ पर आ चुका है। वो अब टियारा से कहता है कि शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए, तुम ये जेवल को अपने पास रख सकती हो। पर ये सुनने के बाद तो टियारा वहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और उससे कहने लगती है कि क्या तुम बेवकूफ हो जो कि इतनी कीमती चीज मुझे दे रहे हो। जिस पर शेन कहता है कि कोई बात नहीं, हाँ ले लो। तो टियारा उससे कहती है कि तुम मुझसे ये वापस तो नहीं लोगे ना। शेन कहता है कि नहीं, जिसके बाद टियारा उसको हाथ में लेती है और कहने लग जाती है कि मेरा ये सपना था कि गोल्ड जेवल कॉइन को अपने हाथ में उठाना, और शेन उसको बताता है कि एल्फ मैजिक यूज कर सकते हैं तो ये तुम्हारे काम आएगा। ये सुनने के बाद टियारा उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हें एल्फ दिखाई दे रही हूँ। तो शेन उससे कहता है कि हाँ, तुम बहुत ही खूबसूरत एल्फ हो। तब टियारा उससे कहती है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, मेरे मास्टर ने मेरे ऊपर इल्यूजन स्पेल लगा रखा था, पर फिर भी मैं तुम्हें एक एल्फ दिख रही हूँ। जिस पर अब शेन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी मास्टर ने ऐसा क्यों किया। तो टियारा उसको बताती है कि जो ब्लैक हेयर वाली एल्फ होती हैं वो बैड लक की कर्स सिंबल होती हैं। हमारी प्रजाति में जो काले बाल हैं वो हमारे लिए बैड लक लाती हैं, जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स मेरे ऊपर काफी मात्रा में हमला करने लगे और मुझे मेरी प्रजाति से बाहर निकाल दिया गया। तब मेरे मास्टर ने आकर मुझे बचाया और इस दुकान के बाहर एक बैरियर लगा दिया जिससे कि मॉन्स्टर्स यहाँ पर आकर मेरे ऊपर हमला ना कर पाए, और मेरे मास्टर ने मेरे ऊपर इल्यूजन स्पेल भी लगा दिया जिससे कि मेरी आइडेंटिटी सभी के सामने ना आ पाए, और ऐसा ही करते हुए मैं अभी तक 100 सालों से जी रही हूँ। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद शेन उससे कहता है कि अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि वो मॉन्स्टर ने तुम्हारे ऊपर कर्स की वजह से हमला किया था। वो अब टियारा से पूछता है कि क्या तुम्हारे ऊपर से कर्स को हटाने का कोई तरीका है। तो टियारा उसको बताती है कि नहीं, इसका कोई भी तरीका किसी को भी पता नहीं है, पर मेरी मास्टर मेरे लिए वो तरीका ढूंढ रही है। पर कोई बात नहीं, भले ही मैं बैरियर छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, पर अच्छी बात यह है कि मैं दूसरे
दूसरे लोगों को परेशान नहीं कर रही हूँ। तब शेन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे बाल हमेशा से ही ब्लैक थे? तो टियारा उसको बताती है कि नहीं, मेरे बाल पहले सिल्वर हुआ करते थे, पर एक दिन मैं अचानक से कर्स हो गई और मेरे बाल ब्लैक हो गए। ये सुनने के बाद शेन सोचने लगता है कि ऐसा कर्स जिससे कि बालों का रंग अचानक से ब्लैक हो गया। तभी वो उसको बताता है कि एक तरीका है कर्स को ठीक करने का, मैं इस चीज को कैसे भूल सकता हूँ। तभी वो एक विंडो को वहाँ पर यूज करने लगता है, पर वो विंडो वहाँ पर टियारा को नहीं दिख रही होती है। और फिर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और अब शेन यहाँ पर अपनी पावर को यूज करके टियारा को एनालाइज करता है और वो उसे बताता है कि तुम्हें कर्स टाइटल कर्स गिफ्ट मिला हुआ है, इसी वजह से तुम्हारे बालों का कलर अचानक से चेंज हो गया और मॉन्स्टर्स तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं। ये एक रैंडम एक्यूरिंग कर्स है। अब ये सुनने के बाद टियारा उससे पूछती है कि आखिर कर्स को जानने के बाद उसको ठीक कैसे करेंगे, जिस पर शेन उसको बताता है कि इस कर्स को ठीक करने का मेरे पास एक तरीका है। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर का यूज करके उसको प्योरीफाई करने लगता है, जिसके बाद वो रुक जाता है और टियारा उससे कहती है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, लगता है तुम्हारी पावर मेरे ऊपर काम नहीं की। जिस पर शेन उसको बताता है कि नहीं, प्योरीफाई तो काम किया है, पर उससे केवल तुम्हारे कुछ ही बालों का कलर सिल्वर हुआ है। जिसके बाद अब टियारा अपना चेहरा शीशे में देखती है और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद वो शेन को यहाँ पर थैंक्स बोलती है और उससे कहती है कि ये बाल तो पहले से भी ज्यादा मेरे ऊपर और भी खूबसूरत लग रहे हैं। आखिरकार मैं अपने सिल्वर बालों को 100 साल बाद देख पा रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा कर्स हट गया। तो शेन उससे कहता है कि चलो और फिर उस बैरियर से निकलने का ट्राई करो। और शेन यहाँ पर टियारा से ये भी कहता है कि चिंता मत करना, अगर कोई मॉन्स्टर यहाँ पर हमला भी करेगा तो मैं यहाँ पर उन्हें हरा दूंगा और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक ही होगा। आखिरकार तुमने 100 साल वेट किया है इस बैरियर से बाहर जाने के लिए। जिसके बाद वो दोनों उस बैरियर से बाहर निकल जाते हैं और काफी देर चलने के बाद भी कोई भी मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला नहीं करता है और अब वो दोनों चलते चलते एक खुले से मैदान में आ जाते हैं। और शेन टियारा को बताता है कि देखा, तुम्हारे ऊपर से तुम्हारा कर्स हट गया और हमारे ऊपर किसी भी मॉन्स्टर ने हमला नहीं किया। जिस पर टियारा भी कहती है कि हाँ, और फिर वो वहाँ पर इमोशनल हो जाती है और शेन से कह रही होती है कि देखो आसमान कितना बड़ा है। जिस पर शेन भी उसको कहता है कि हाँ, और फिर वो दोनों वापस से अपने घर पर चले आते हैं और टियारा यहाँ पर शेन का शुक्रिया अदा कर रही होती है। और फिर वो उससे पूछती है कि अब इसके बाद तुम यहाँ पर क्या करोगे, क्योंकि मेरे मास्टर का तो पता नहीं कि वो यहाँ पर कब वापस आएंगी। तो शेन उसको बताता है कि मैं आसपास के टाउन को विजिट कराऊंगा और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे इस दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना होगा। अगर यहाँ पर टियारा की मास्टर शनी है तो ऐसा हो सकता है कि मेरे गेम के बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी इसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हों। और अब टियारा यहाँ पर उससे कहती है कि अगर तुम बेल एरिस किंगडम जा रहे हो तुम्हें इसे अपने साथ में ले जाना चाहिए। पर इस किंगडम का नाम सुनकर शेन को लग रहा होता है कि वो पहले भी वहाँ पर जा चुका है। और अब टियारा यहाँ पर शेन को एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देती है और वो उससे कहती है कि जब तुम किंगडम में एंटर करोगे तो वहाँ पर इंस्पेक्टेड होने के लिए एक लाइन होगी, पर अगर तुम इसे दिखाओगे तो तुम्हें इजिली एंट्री मिल जाएगी। तभी शेन उससे कहता है कि क्या तुम सही में मेरे जैसे आदमी को ये लेटर देना चाहोगी? तो टियारा उससे कहती है कि तुमने मेरे ऊपर से मेरा कर्स हटाया, तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो, तुमने यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी मदद की है, तो तुम्हारा जितना भी शुक्रिया किया जाए वो बहुत ही कम है। और ये शुक्रिया वाली बात टियारा बहुत ही धीरे से बोल रही होती है, इसलिए शेन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कह रही हो? जिस पर वो कहती है कि कुछ भी नहीं। अब उसके बाद शेन वहाँ से जाने लगता है और तभी टियारा उससे कहती है कि जब मेरी मास्टर वापस आ जाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। जिस पर शेन कहता है कि ठीक है। फिर अगले सीन में हमें एक बहुत बड़ी लाइन दिखाई जाती है और वहीं पर शेन कह रहा होता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं लाइन को स्किप कर पाया इस लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन की वजह से, ये तो काफी सच में कमाल का है। और तभी वहाँ पर एक गार्ड भी उसको बताता है कि केवल इतना ही नहीं, इस किंगडम में ये आइडेंटिफिकेशन पेपर की तरह है, इस पेपर का यूज करके तुम किंग से भी बात करने के लिए जा सकते हो। ये सुनने के बाद तो शेन यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद वो गार्ड शेन को यहाँ पर एडवेंचरर गिल्ड में ले आता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और अब शेन यहाँ पर सोच रहा होता है कि अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे शुरुआत यही गिल्ड से करनी चाहिए। अब गिल्ड में आ जाने के बाद वो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मैं एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट उसको बताती है कि उसके लिए तो तुम्हें ऊपर वाले फ्लोर पर जाना पड़ेगा। तो अब शेन ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम रिसेप्शनिस्ट होती है, जिसको देखने के बाद तो शेन यहाँ पर हैरान हो जाता है। तो वो लेडी उसको बताती है कि नीचे वाले फ्लोर में उसकी बड़ी बहन है और वो दोनों जुड़वा हैं और उसका नाम सिलीसा है। और अब ये लड़की यहाँ पर शेन से कहती है कि सबसे पहले हम लोग तुम्हारी फीस इकट्ठा करेंगे और फिर तुम्हें इस फॉर्म को भरना होगा एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर करने के लिए। फिर अगले सीन में हमें शेन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठकर सोच रहा होता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक गिल्ड कार्ड बनाने में पूरा दिन लग जाता है। तभी शेन वहाँ पर नोटिस करता है कि उसके साइड में जो लोग बैठे होते हैं उनके जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत लो होती है और इतनी कम क्वालिटी गेम के अंदर नहीं थी। तभी
तभी वहाँ पर शिलिसा आ जाती है उसका खाना लेकर। तो शेन उससे पूछता है कि तुम ये काम भी करती हो? तो शिलिसा उसको बताती है कि हाँ, जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं ये काम भी कर लेती हूँ। जिसके बाद अब वो शेन के सामने आकर बैठ जाती है और उसे ही घूरने लग जाती है। तो शेन उससे कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहोगी तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? तो शिलिसा बताती है कि हाँ, मैं किसी बात को तुमसे कंफर्म करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास मून सेक्शन का लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन था। मून सेक्शन वही जगह है जहाँ पर टियारा काम करती है, जहाँ पर शेन उसको बताता है कि हाँ। तो शिलिसा उससे कहती है कि क्या मैं दूसरे रूम में इसको वेरीफाई कर लूं? तो शेन बताता है हाँ ठीक है, लेकिन खाना खाने के बाद। मैं तुरंत ही यहाँ पर आने के बाद गिल्ट मास्टर से नहीं मिलना चाहता हूँ। तो वो उसको बताती है कि गिल्ट मास्टर तो यहीं पर अभी मौजूद हैं। और जब शेन पीछे मुड़कर देखता है तो गिल्ट मास्टर वहीं पर ही होते हैं। और उसको देखने के बाद शेन सोच रहा होता है कि ये तो वही बंदा है जिसको कि मैंने रिसेप्शन पर देखा था। जिसके बाद वो गिल्ट मास्टर शेन से कहता है कि मेरा नाम बेयरलक शेन है, जिस पर शेन भी उसको अपना नाम बताता है। और अब बेयरलक शेन से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन को देख सकता हूँ? जिसके बाद अब शेन उस लेटर को टेबल पर रख देता है। तो अब बेयरलक भी एक लेटर को टेबल पर रख देता है और कहता है कि चलो तुम्हारे इस लेटर को वेरीफाई करके देखते हैं। और फिर वो उसको बताता है कि जब इस तरीके से लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन रखे जाते हैं तो वो एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करते हैं और ग्लो करने लगते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, यानी कि ये असली लेटर है। वैसे तुम्हें ये लेटर किसने दिया, स्नी ने या टियारा ने? तो शेन उसको बताता है कि स्नी तो वहाँ पर थी ही नहीं, टियारा ने उसको ये लेटर दिया है। तो बेयरलक उससे पूछता है कि तो जरूर वहाँ पर कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो तुम्हें एक्सप्लेन करना भूल गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन तुम्हें परमिशन देता है कि बिना किसी इंस्पेक्शन के ज्यादातर नेशन में एंटर करना, और इसे सभी गिल्ट एक्सेप्ट करते हैं। और कुछ नेशन जैसे कि बेयरलिच में इस लेटर का यूज करके तुम किंग से भी बात कर सकते हो। ये लेटर सबसे ज्यादा भरोसेमंद तरीका है आइडेंटिफिकेशन करने का। और इस बात को सुनने के बाद शेन सोचने लगता है कि इसके तो बहुत ही कमाल के फायदे हैं। इसका मतलब श्री ने इस दुनिया के अंदर अपना बहुत ही ज्यादा नाम कमा लिया है। और फिर बेयरलक उसको बताता है कि ये लेटर बहुत ही कमाल का आइटम है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि इस लेटर को चुराने की कोशिश करते हैं बुरे काम करने के लिए। और अगर तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है कि तुम इस लेटर को प्रोटेक्ट कर पाओगे तो अभी के अभी तुम इस लेटर को डिस्ट्रॉय कर दो। तो शेन उसको बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस लेटर को प्रोटेक्ट करूंगा। टियारा ने मुझे इस लेटर को बहुत ही भरोसे पे दिया है, मैं उसका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद बेयरलक उससे कहता है कि मैं तुमसे यही बात सुनना चाहता था, मैं भी तुम्हें रिकॉग्नाइज करता हूँ और चलो एक साथ मिलकर अपना बेस्ट देते हैं। जिसके बाद अब वो दोनों वहाँ पर हाथ मिलाते हैं और बेयरलक उससे कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम क्या क्या अचीव कर सकते हो, चलो अब तुम्हारी स्किल्स टेस्ट करते हैं। और फिर अगले सीन में हमें शेन को दिखाया जाता है जो कि बहुत थक के अपने रूम में आता है और बेड पर लेटने के बाद कह रहा होता है कि आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा बुरा था, बस एक बार मुझे मेरा गिल्ट कार्ड मिल जाए तो फिर मैं कल ही जाकर अपनी रैंक बढ़ाने की कोशिश करूंगा। वैसे स्नी वापस कब तक आएगी? और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेन को रियलाइज हो जाता है कि वो यहाँ पर ये सब सपना नहीं देख रहा था, यानी कि वो सच में एक नई दुनिया में आ चुका है। जिसके बाद अब शेन वहाँ पर शिलिसा के पास जाता है जहाँ पर शिलिसा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कल रात को अच्छी नींद आई? जिस पर शेन बताता है कि हाँ। तो शिलिसा उससे कहती है कि आज तो तुमने नए कपड़े पहन रखे हैं। तो शेन बताता है कि हाँ, इन कपड़ों में अपनी बॉडी को हिलाना बहुत ही ज्यादा आसान है। और अब शेन यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अब बॉटम रैंक एडवेंचरर बन के घूमूंगा जिससे कि बाहर के लोगों को मुझ पर ज्यादा शक नहीं होगा। जिसके बाद अब शिलिसा यहाँ पर शेन को गिल्ट कार्ड दे देती है और उसको बताती है कि 9 एडवेंचरर रैंक होती है जैसे कि SS और S रैंक, और शुरुआत होती है G रैंक से, मगर तुम जैसे जैसे जॉब्स कंप्लीट करोगे तो तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे जिससे कि तुम्हारी रैंक बढ़ती जाएगी और तुम अपनी रैंक से 2 रैंक ज्यादा वाली जॉब ले सकते हो। तो शेन उसको बताता है कि मेरे पास एक जॉब है जो कि मैं करना चाहता हूँ और ये जॉब होती है हील्ड ग्रास को हार्वेस्ट करने की। इन ग्रास की काफी डिमांड होती है क्योंकि ये पोस्टर मटेरियल है और इस जॉब के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। और शिलिसा यहाँ पर शेन को बताती है कि तुम इस जॉब को कर सकते हो। जिसके बाद अब शेन वहाँ से चला जाता है उस जॉब को पूरा करने के लिए। और शेन के वहाँ से जाने के बाद शिलिसा सोच रही होती है कि शेन की स्किल्स को बेयरलक ने रिकॉग्नाइज किया है, पर मुझे तो वो इतना भी ज्यादा कमाल का नहीं लग रहा है। फिर अगले सीन में हमें शेन को दिखाया जाता है जिसको कि उस ग्रास को ढूंढते ढूंढते 3 घंटे बीत जाते हैं, जहाँ पर शेन को लग रहा होता है कि ये जॉब तो इजी होगी, पर उसको तो वहाँ पर ग्रास मिल ही नहीं रही होती है। तभी उसको अपने मैप में एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखता है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से मूव कर रहा होता है। और फिर जैसे ही वो आगे
आगे जाकर देखता है तो उससे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर तो एक स्कल फेस जैक होता है, जिसका कि लेवल 359 है। और उसको देखने के बाद शेन कहता है कि ये तो बहुत ताकतवर है। और तभी वो देखता है कि उस मॉन्स्टर ने तो एक वैगन को भी पूरी तरह से तोड़ रखा है, जिसको देखने के बाद शेन समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर उसके मैप में इसलिए अजीब दिख रहा था क्योंकि वो मॉन्स्टर रैम्पेज पे था। और तभी शेन को याद आता है कि जब वो गिल्ड में बैठा हुआ था तब कुछ लोग स्कल फेस जैक के बारे में ही बात कर रहे थे कि स्कल फेस जैक ने किसी को मार दिया है। तो फिर अब शेन यहाँ पर सीधा अपनी तलवार निकालकर उस मॉन्स्टर के साथ में लड़ने लग जाता है और वो मॉन्स्टर भी काफी तेजी से शेन के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से शेन को पीछे होने पड़ता है, जिससे कि शेन यहाँ पर हैरान होता है और सोचने लगता है कि मैंने इससे पहले कभी भी एक ऐसे अनडेड मॉन्स्टर को नहीं देखा है जो कि लाइट टाइप स्वॉर्ड यूज करता हो। इसका मतलब कि ये बहुत ही यूनिक मॉन्स्टर है। और फिर ऐसा बोलने के बाद वो वापस से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, पर उसके अटैक से तो उस मॉन्स्टर को ज्यादा चोटें नहीं लगती हैं, बल्कि जो उसकी तलवार होती है वही डैमेज होने लग जाती है और उसकी तलवार सिर्फ एक और ही हमला कर सकती है। तो शेन अब यहाँ पर लिमिट ऑफ एबिलिटी का यूज करता है, जिससे कि उसकी स्पीड यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और अब वो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की तलवार हाथ से छूटकर हवा में उड़ जाती है और साथ में उस मॉन्स्टर का कोर भी खत्म हो जाता है। और तभी शेन देखता है कि वो मॉन्स्टर भी अब खत्म हो जाता है और उसके अंदर से एक जेम्स स्टोन निकलता है, जिसको कि जाकर अब शेन ले लेता है। और अब शेन को यहाँ पर रियलाइज हो जाता है कि वो इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो फिर कहने लगता है कि ये तो गेम असली है, मुझे अभी अभी मजा आना चालू हुआ है। और तभी हमें उसी मॉन्स्टर की उसी स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि शेन के हमला करने से हवा में उड़ गई थी। वो तलवार सीधा उड़ते हुए सीधा किंग के बेडरूम में खिड़की को तोड़ते हुए सीधा अंदर घुस जाती है और उस आवाज को सुनते ही कुछ लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और उस तलवार को देखकर सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर ये क्या हुआ। फिर उसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि लेडी लियोनी से कह रहा होता है कि आखिर हम लोग इस तलवार का क्या करें, जिस पर कि वो कहती है कि एक कंप्रेसर को बुलाओ और इसके मटेरियल कंपोजिशन को अभी के अभी चेक करो और ये पता लगाओ कि असल में इस तलवार को यहाँ पर फेंका किसने है। जिसको सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि ठीक है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब लेडी लियोनी यहाँ पर कहने लग जाती है कि जिस भी बंदे ने इस तलवार को यहाँ पर फेंका है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगले सीन में हमें शेन को दिखाया जाता है जो कि टाउन में आता है और वहाँ पर वो देखता है कि काफी ज्यादा लोगों का झुंड खड़ा है, जहाँ पर वो सभी लोग कुछ घायल सोल्जर्स को देख रहे हैं। और ये देखने के बाद शेन भी वहाँ पर बहुत हैरान होता है और फिर वो एक गार्ड से जाकर वहाँ पूछता है कि आखिरकार इन सभी को यहाँ पर क्या हुआ है, जिस पर वो गार्ड शेन को यहाँ पर बताता है कि इन सभी के ऊपर स्कल फोर्स ने हमला कर दिया और तो और वहाँ पर सिर्फ 12 लोग ही गए थे, पर वहाँ से सिर्फ 4 ही लोग बच पाए। और इस बात को सुनने के बाद शेन को याद आता है कि जब वो फॉरेस्ट में गया था तो उसने वहाँ पर एक कैरेज को देखा था, तो यानी कि इनके ऊपर भी हमला तभी ही हुआ होगा। और तभी वो गार्ड बता रहा होता है कि मुझे ये नहीं पता है कि ये रिलेटेड है या नहीं, पर विटनेसेस ने ये रिपोर्ट किया है कि वहाँ से एक तलवार कैसल के पास उड़कर गई है, पर इसमें कोई भी हर्ट नहीं हुआ है। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है? तो शन उस गार्ड से कहता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं तो वहाँ पर सिर्फ ग्रास इकट्ठा कर रहा था। तो वो गार्ड उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे तुम जरूर बताना। और फिर ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर अब शन अपने मन में माफी मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि उस मॉन्स्टर की तलवार जो कैसल में उड़कर गई है वो मेरी वजह से गई है। उसके बाद अब शन गिल्ड में चला आता है और सोच रहा होता है कि मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरी वजह से किसी को भी हर्ट नहीं हुआ है। जिसके बाद वो सिलिसा के पास जाकर कहता है कि मैं यहाँ पर रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ, पर यहाँ पर तो काफी ज्यादा लोग हैं, क्या ये स्कल फेस से रिलेटेड है? तो सिलिसा बताते हैं कि हाँ, वो स्कल फेस अपरेंटली किंगडम के पास अपीयर हुआ है, तो इसीलिए हाई प्रायोरिटी एस्टिमेशन रिपोर्ट इशू कर दी गई है। वैसे तुम यहाँ पर क्या रिपोर्ट देने के लिए आए हो? जिस पर शन उससे कहता है कि मुझे ये लगा कि मुझे तुम्हें ये बात बतानी चाहिए कि मैंने उस स्कल फेस जैक को हरा दिया और इसी से मुझे ये एक जैम मिला है। पर शन की इस बात को सुनने के बाद तो सिलिसा वहाँ पर शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर अब शन सिलिसा को बताने लग जाता है कि उस स्कल फेस के पास बहुत ही बड़ी तलवार थी और उससे लड़ते समय मेरी तलवार खुद वहाँ पर टूट गई। वहीं पर अब सिलिसा शन के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ जाती है और कहने लग जाती है कि इतने खतरनाक मॉन्स्टर को इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता है। और तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम एल्स होता है और वो बताती है कि वो यहाँ पर सिलिसा के साथ में ही काम करती है। वो शन से यहाँ पर कहती है कि मुझे सिलिसा ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। जिसके बाद अब सिलिसा यहाँ पर एल्स से कह रही होती है कि शन मुझे यहाँ पर ये कह रहा है कि उसने स्कल फेस को हरा दिया। और इस बात को सुनने के बाद तो एल्स भी वहाँ पर हैरान होती है और तभी शन उससे कहता है कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है वो सच कहा है, पर मुझे ये नहीं पता है कि मैं इस बात को प्रूफ कैसे करूँ। उस मॉन्स्टर का जो गियर था वो इतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं था, इसलिए मैं उससे अपने साथ वापस नहीं लेकर आया। तब एल्स उससे कहती है कि जैक लेवल के गियर को यहाँ पर लाने के लिए रैंक
बी लगती है, इसलिए इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। चलो इस बात को छोड़ो, क्यों ना हम लोग जैम को एग्जामिन करते हैं, इसके अंदर स्कल फेस का माना तो जरूर होगा। तो शिलिसा भी यहाँ पर कहती है कि हाँ, और फिर वो यहाँ पर शन से कहती है कि हम लोग इस जिम को बोरो कर रहे हैं। तो शन भी कहता है कि हाँ ठीक है, ले लो, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे क्या स्कल फेस नॉर्दर्न फॉरेस्ट में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं? तो एल्स उसको बताती है कि अनडेड का जन्म तब होता है जब माना लोगों के गुस्से के साथ में मिक्स हो जाता है, और फिर जब वो लोग मर जाते हैं। और नॉर्दर्न फॉरेस्ट काफी खतरनाक मॉन्स्टर से भरा हुआ है, और इसी की वजह से वहाँ पर काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और फिर शन यहाँ पर कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि वहाँ पर अनडेड का जन्म कैसे होता है। एल्सा बता रही होती है कि उस जंगल का जो माना है वो इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो जैक लेवल मॉन्स्टर्स हम लोगों को नॉर्मली नहीं दिखते हैं। तो शन उससे कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इस वाले का लेवल तो 300 से भी ज्यादा था। इस बात को सुनकर वो दोनों वहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या सच में? जिस पर शन कहता है कि अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो उसका लेवल 359 था। और इस बात को सुनने के बाद तो वो दोनों और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। एल्सा अब यहाँ पर सिलिसा से कहती है कि एक जेम का यूज किया जा सकता है एक मॉन्स्टर की ताकत का पता लगाने का, तो जाओ जल्दी से जाकर पता लगाओ। तो सिलिसा कहती है कि हाँ मैं अभी जाती हूँ। और फिर ऐसा बोलने के बाद सिलिसा वहाँ से चली जाती है। वहीं पर अब शन कह रहा होता है कि तुम लोग अब जेम से ये भी कर सकते हो। और तभी एल्सा उससे कहने लगती है कि तुम इतने शांत कैसे हो? अगर उस मॉन्स्टर का लेवल उतना ही है जितना कि तुम बता रहे थे, इसका मतलब कि तुम अकेले ही इतने ज्यादा ताकतवर हो जितना कि एक ए रैंक की पार्टी होती है। तो शन उसको बताता है कि हाँ, पर इस बात को क्या तुम सीक्रेटली रख सकती हो, क्योंकि मैं अपने ऊपर ज्यादा अटेंशन नहीं लेना चाहता हूँ। जिस पर एल्स भी उससे कहती है कि ठीक है। फिर अगले सीन में शन एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर सिलिसा उससे कहती है कि क्या तुम टेबल शेयर कर सकते हो किसी के साथ में? जिस पर शन कहता है कि ठीक है। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जिसको देखते ही वहाँ पर सभी लोग घबराने से लग जाते हैं। वो बंदा अब आकर वहाँ पर शन के पास में बैठ जाता है, और शन भी उस बंदे के वेपन को देखकर कह रहा होता है कि ये तो मैजिकल स्पेयर वेनम है, और ऐसा कहा जाता है कि ये एक लेजेंडरी वेपन है और यही है जो लोगों को टक्कर दे सकता है। और तभी वो बंदा कहने लग जाता है कि माफ करना, मैं तुम्हें दिक्कत दे रहा हूँ। तो शन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, और फिर वो उसका अपना नाम बताता है और उससे कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिस पर कि वो बंदा भी कहता है कि मेरा नाम विल नैम हैविस है। और शन को यहाँ पर पता चलता है कि इस बंदे का लेवल 188 है। हैविस अब उससे पूछता है कि क्या तुम एक नए एडवेंचरर हो? जिस पर शन उसको बताता है कि हाँ, आज मेरी एडवेंचरर का सिर्फ तीसरा ही दिन है, और क्योंकि मैं यहाँ से नहीं हूँ तो मुझे ये बात नहीं पता है कि यहाँ पर चीजें कैसी होती हैं। तो इस बात को सुनकर एविस कहता है कि अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि तुम मेरा नाम सुनकर डरे क्यों नहीं। तो शन उससे पूछता है कि क्या तुमने एक ऐसा काम किया है जिससे कि लोग तुमसे डरने लगे हैं? तो एविस उससे कहता है कि लोग मुझे विल हैम द वैम्पायर बुलाते हैं, क्योंकि मैं काफी सारे अनडेड को हंट कर चुका हूँ, और मेरा जो वेपन है उसका नाम वेनम है, और इसकी एबिलिटी है ड्रेन एबिलिटी। ये अपनी विक्टिम की लाइफ फोर्स को कंज्यूम करता है और अपने विल्डर में ट्रांसफर करता है। मुझे तो इस बात का ही डर लग रहा है कि एक दिन तो मुझे यही कंज्यूम कर लेगा। और तभी वहाँ पर सिलिसा भी आ जाती है उन दोनों का खाना लेकर, और अब वो दोनों भी एक साथ मिलकर खाना खाने लग जाते हैं। फिर अगले सीन में शन लाइब्रेरी में चला आता है और कह रहा होता है कि मैं काफी समय से लाइब्रेरी में नहीं आया हूँ, शायद मुझे यहाँ पर इस दुनिया के बारे में कुछ पता चल जाए। उसके बाद शन को यहाँ पर उस किंगडम की कुछ किताबें मिलती हैं, और उसे पता चलता है कि ये किंगडम यहाँ पर 511 साल पहले बना था। शन अब याद करता है कि डस्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी आज से 500 साल पहले हुई थी। ये वही मेजर हिस्टोरिकल इवेंट था जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ में गायब हो गए थे। और फिर वो उस बुक में पढ़ता है कि इस दुनिया में किस तरीके के लोग होते हैं, और ये देखने के बाद शन कह रहा होता है कि गेम में भी ऐसे ही रेसेस थी। और फिर इतना सब कुछ पढ़ने के बाद शन कहता है कि मुझे अब इस बुक से इतना ही पता लग सकता है। उसके बाद हमें गिल्ड की स्पेशल काउंसलिंग दिखाई जाती है जहाँ पर बेयरलक सभी को बता रहा होता है कि स्कल फेस जैक जो कि नॉर्दर्न फॉरेस्ट में दिखा था उसे मार दिया गया है, और जिसने भी उसे मारा था वो अपने साथ उसका जेम लेकर आया है, और उस जेम को इस समय एग्जामिन किया जा रहा है। ये सुनकर वहाँ पर एक नाइट कहता है कि उसने वहाँ पर एक जैक लेवल मॉन्स्टर को हराया पर उसकी स्वाड और आर्मर को कलेक्ट नहीं किया। तभी एल्स कहती है कि जिसने भी उस मॉन्स्टर को मारा है वो कह रहा था कि उस मॉन्स्टर के गियर इतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थे, इसलिए वो उसको यहाँ पर नहीं लेकर आया। और ये सुनते ही वहाँ पर एक बूढ़े अंकल कहते हैं कि जिन भी लोगों के पास लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन होता है वो लोग बहुत ही अजीब होते हैं, मैं तो उन लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान ही नहीं देता। पर ये सुनकर बेयरलक वहाँ पर कहता है कि पर मैं तो अजीब नहीं हूँ। तभी वो दादाजी भी कहते हैं कि अब वैसे भी प्रेजेंट ने कंफर्म किया है कि वो जेम लेवल 59 का था। तो बेयरलक वहाँ पर कहता है कि इसका मतलब ये है कि वो स्लेयर सही कह रहा था। और अब सवाल ये उठता है कि वैसे ही लेवल के मॉन्स्टर्स वहाँ पर क्या और भी ज्यादा हैं? तो वो नाइट कहता है कि वहाँ पर जो स्कल फेस जैक था उसका लेवल तो किंग के बराबर का था। तभी एक लड़की वहाँ पर कहती है कि मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटर्स को वहाँ पर भेज दिया है इन सभी के बारे में पता लगाने के लिए, और कल हमें इन सभी के बारे में जवाब मिल जाएगा। और तभी बेयरलक कहता है कि जो स्कल फेस है वो रात में ही अपीयर होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सभी नाइट्स चौकन्ने रहें। तो वो नाइट कहता है कि ठीक है, पर मेरे पास एक क्वेश्चन है। मैंने सुना है कि उस स्कल फेस के पास एक
अनयूजुअल इक्विपमेंट था। तो जिस भी आदमी ने उस स्कल फेस को हराया है, मैं उस आदमी के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता हूँ। जिस पर बेयरलक कहता है कि मैं तुम्हें उस वेपन के बारे में तो बता सकता हूँ जो कि उस स्कल फेस के पास था, पर मैं उस आदमी का नाम नहीं बता सकता हूँ जिसने कि उस स्कल फेस को मारा था, क्योंकि उस आदमी ने ही बोला है कि उसकी आइडेंटिटी किसी को भी ना बताई जाए। तो मैं उस आदमी के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। वैसे तुम उसके बारे में जानना क्यों चाहते हो? जिस पर वो नाइट बताता है कि उसी दिन एक तलवार उड़कर कैसल में आ गई और ये उसी दिन हुआ था जब उस स्कल फेस को हराया गया था। तो लोगों को लगता है कि ये बातें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो बेयरलक कहता है कि वो तलवार किस तरीके की थी। तो वो नाइट बेयरलक से कहता है कि मैं तुम्हें ये बात बता तो रहा हूँ, पर ये बात तुम हमारे बीच में ही रखना। वो तलवार 2 माइल से लॉन्ग थी और एलाई ऑफ मैजिक स्टील से बनी हुई थी और वो परमानेंटली लाइट मैजिक से एन्चेंटेड भी थी। इसका मतलब ये है कि ये तलवार हमारे रॉयल नेशन के एन्चेंटेड तलवार के बराबर ही थी। और इस बात को सुनकर बेयरलक वहाँ पर हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि इसका मतलब ये है कि स्कल फेस के पास जो तलवार थी, इसका मतलब तो ये है कि वो एक तलवार लेजेंडरी थी। जिस पर वो नाइट कहता है कि अब तुम्हें समझ में आया कि मैं इस बात को लेकर इतना क्यूरियस क्यों हूँ, इस बात को जानने के लिए कि आखिर किस आदमी ने उसको हराया है जिसके पास एक लेजेंडरी तलवार थी। वैसे ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। और इसे सुनते ही सभी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर अगले सीन में हमें शेन को दिखाया जाता है जो कि इस दुनिया के बारे में पता लगाते लगाते काफी थक गया होता है और एक जगह पर बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके सामने एक छोटी लड़की आती है और उसको देखने लगती है और उसको देखने के बाद शेन उसको अपना खाना ऑफर करता है, जहाँ पर वो लड़की भी उसके खाने को ले लेती है और खाने लगती है और उस लड़की को वो खाना बहुत ही अच्छा लगता है। जिसके बाद वो लड़की शेन को थैंक्स बोलती है और शेन इस लड़की को देखकर सोच रहा होता है कि क्या ये लड़की एक टाइगर टाइप बीस्ट गर्ल है और आखिरकार ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, क्या यह गुम हो गई है। और अब वो लड़की भी खाना खा चुकी होती है और शेन को अपना नाम बताती है, जहाँ पर शेन भी उसको अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं अब घर जा रहा हूँ, तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसको देखकर मिली शेन से बताती है कि ये आदमी मुझे लेने के लिए आया है, जिसको देखने के बाद शेन यहाँ पर हैरान हो जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।